नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ उत्साह और अट नहीं रही है, जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। साथियों, तो इस पाठ की जो है हम संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं और साथ में इसका हम कवि परिचय वो भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कवि परिचय है, व्यक्तित्व है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा मित्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गाड़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हो पाई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधाराओं ने उन्हें पर विशेष प्रभाव डाला है। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा रहा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन होने से उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत लगातार संघर्ष किया है और 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचना की बात यदि करें दोस्तों हम, तो पहली है अनामिका, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिससे हमने ये पाठ लिया है उत्साह, अभी इसमें दिया जाएगा। परमिल, इसके अलावा गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। साथियों, उपन्यास, कहानी और आलोचना और निबंध लेखन भी उन्होंने जो है की है और उन्होंने ये विख्यात रहे हैं, ख्याति प्राप्त की है और ये जो ख्याति है वो अविस्मरणीय है, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। निराला रचनावली के 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला का जो साहित्य है वो निराला रचनावली के 8 खंडों में विभक्त है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में, कवि के बारे में। निराला विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविताओं के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया है। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया है। शोषित और उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जनों के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड उन्होंने प्रतिकार का भाव भी दिखाया है। इसके बाद साथियों, जो कविता है उत्साह और अट नहीं रही है, उसकी हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे, किंतु उससे पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि उत्साह कविता और अट नहीं रही ये कविताएं कहाँ से ली गई हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी संक्षिप्त में इस पाठ में दी गई है, उसको हम पढ़ रहे हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है। कवि जो है उत्साह जो कविता है वो एक आह्वान गीत है। इसके माध्यम से कवि ने बादलों को संबोधित किया है और उन्हें इस धरती पर मची हुई त्रासदी, तपन, ग्रीष्म ऋतु की तपन के कारण उसको जल्दी से ठंडा करने, उसे शीतल करने का आह्वान किया है। इसलिए बादल को वह बार बार गरजने का आह्वान कर रहा है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वहीं बादल नई कल्पनाओं और नए अंकुर के लिए विध्वंसक, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाली भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों भरी हुई है। सामाजिक क्रांति
या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और न्यूतन कविता के रूप में संदर्भ में देखते हैं। दूसरी कविता दोस्तों इसी पार्ट की, वो है अट नहीं रही है। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। ये जो कविता है वो फागुन मास के महीने की मादकता, मदहोश कर देने वाली जो गंध है, सुगंध है, उसको प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है और जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों का चयन और लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर और ललित बना दिया है, सुंदर सुंदर बना दिया है मित्रों। तो अब इसके बाद जो कविता है उत्साह, उसकी हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा दोस्तों, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा न्यूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि को बादलों के गरजने में, कवि को बादल के गरजने में उत्साह, कवि को बादल के गरजने में नवचेतना, नवजागरण, सृजनात्मक उत्साह का स्वर सुनाई देता है। इसलिए वह बादलों से गरजने का आह्वान करते हुए कहता है कि बादल गरजो घेर घोर गगन, धराधर ओ, धराधर मतलब होता है बादल, हे बादल तुम गरज गरज कर इस सारे विस्तृत आकाश में छा जाओ। हे बादल तुम गरज गरज कर उमड़ घुमड़ कर इस सारे विस्तृत आकाश में छा जाओ, सारे विस्तृत आकाश में छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, और सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले केसों जैसे रूप वाले बालक जैसे बादल तुम गरजते रहो। विद्युत छवि और में कवि नवजीवन वाले, आगे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम एक कवि के समान, तुम एक कवि के समान, कवि तुम एक कवि के समान, हृदय में बिजली की चमक आभा जैसे उत्साह से परिपूर्ण हो। दोबारा सुना इस लाइन को, तुम विद्युत छवि और में कवि जीवन नव जीवन वाले, तुम एक कवि के समान, हृदय में बिजली की, विद्युत मतलब बिजली की चमक या आभा जैसे उत्साह से परिपूर्ण हो। तुम नव जीवन वाले, तुम इस संसार में नए जीवन का संचार करने वाले हो, तुम इस संसार में नए जीवन का संचार करने वाले हो। इसलिए तुम अपनी वज्र छिपा न्यूतन कविता फिर बढ़ दो, इसलिए तुम अपनी वज्र जैसी विध्वंसक शक्ति को छिपाए रखो और न्यूतन और मेरे हृदय में एक नई कविता का जन्म दो। हे बादल तुम गरजते रहो, तुम गरजते रहो। आगे देखिए, ये पद्यांश पहला हुआ, दूसरा हुआ, इसके बाद नेक्स्ट पद्यांश साथियों, विकल विकल उन्मन 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 थे उन्मन, विश्व के निधा के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तो कवि वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि विश्व के निघात के सकल जन, निधाग मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु की तपन, ग्रीष्म ऋतु का ताप। तो तुम संसार के, कई वर्णन करते हुए कहता है कि संसार के सकल जन यानी सभी लोग ग्रीष्म ऋतु की तपन से व्याकुल व्याकुल, विकल विकल मतलब व्याकुल व्याकुल और अनमने से हैं। संसार के सभी जन ग्रीष्म ऋतु की तपन के कारण व्याकुल और अनमने से हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, इसलिए हे बादल तुम ऐसे समय में
ऐसे समय में अज्ञात दिशा से आकर तुम्हें अनंत के घन इस विस्तृत इस अंतहीन नीले आकाश में छा जाओ और तप्त धरा और तपती हुई धरती को अपने शीतल जल से वर्षा करके इसे भिगोकर इसे फिर से ठंडा कर दो, इसे हरा भरा कर दो। हे बादल तुम गरजते रहो। इस प्रकार से दोस्तों ये पद्यांश का अर्थ है। ये पूरा पद्यांश है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों एक और बात, कक्षा 12 की सभी पुस्तकें जिसमें कविताएं हैं, पद्य भाग है, उनकी मैं संपूर्ण व्याख्या कर डाल चुका हूं यूट्यूब पर। और कक्षा 10, कक्षा 9 और कक्षा 8 के जितने भी पद्यांश हैं उनकी सभी व्याख्या जो है पड़ी हुई है प्रश्न सहित यूट्यूब पर, इसी चैनल पर। यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको लिंक जो है वीडियो के अंदर दे दी जाएगी, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं साथियों। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।